गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सभी बिहेवियर थेरेपी के बारे में जानते हैं कि बिहेवियर थेरेपी क्या होती है। उससे पहले जैसा आपको मालूम है कि आई एम डॉक्टर रेखा श्रीवास्तव, वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन BRA बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर। बिहेवियर थेरेपी जानने से पहले, बिहेवियर थेरेपी के बारे में बात करने से पहले मैं कुछ बात करना चाहूँगी कि थेरेपी क्या होती है। कई लोग ये पूछते हैं कि थेरेपी और साइकोथेरेपी में क्या डिफरेंसेस हैं। दोनों एक जैसा तो लगता है, लेकिन कुछ माइनर डिफरेंस है कि थेरेपी क्या होती है और साइकोथेरेपी क्या होती है। जनरली जब कोई व्यक्ति फिजिकली इल हो जाता है तो उसको हम ड्रग देते हैं, उसकी सर्जरी करते हैं ताकि वो फिर से ठीक हो जाए। तो ये जो प्रक्रिया होती है इसी को हम उपचार यानी ट्रीटमेंट या थेरेपी की संज्ञा देते हैं। यानी कि जब हम किसी भी अस्वस्थ व्यक्ति को ड्रग या सर्जरी के द्वारा पुनः स्वस्थ बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम ट्रीटमेंट या थेरेपी कहते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ होता है या सांवेगिक रूप से विक्षुब्ध यानी कि इमोशनल डिस्टर्ब होता है, तब इन व्यक्तियों का इलाज हम मनोवैज्ञानिक विधियों से करते हैं, तो इसको हम साइकोथेरेपी कहते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है साइकोथेरेपी और थेरेपी के बीच में। आइए अब हम जानते हैं कि बिहेवियरल थेरेपी क्या है। वास्तव में बिहेवियर थेरेपी जो वर्ड है, इसका सबसे पहले प्रयोग, इस पर्टिकुलर पद का सबसे पहले प्रयोग जो है लिंडसे, स्किनर और सोलमैन द्वारा 1953 में किया गया। 1953 में सबसे पहले इस पद का उपयोग किया गया था। बिहेवियर थेरेपी और बिहेवियर मॉडिफिकेशन ये दो वर्ड्स हैं। कभी कभी हम इन दोनों वर्ड को इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। हालांकि कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, फिर भी एक माइनर डिफरेंस है बिहेवियर थेरेपी और बिहेवियर मॉडिफिकेशन के बीच में। बेसिकली जो मनोवैज्ञानिक व्यवहार चिकित्सा का आधार स्किनर द्वारा बताए गए नियमों या सिद्धांतों को मानते हैं, उन्हें वो जो है बिहेवियर मॉडिफिकेशन वर्ड का यूज़ करते हैं। और जो मनोवैज्ञानिक इस तरह की चिकित्सा का आधार क्लासिकल अनुबंधन यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग, सामाजिक सीखना, सोशल लर्निंग या कॉग्निटिव लर्निंग मानते हैं, वो बिहेवियर थेरेपी वर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली बिहेवियर मॉडिफिकेशन इज बेस्ड ऑन स्किनर्स प्रिंसिपल एंड बिहेवियरल थेरेपी इज बेस्ड ऑन क्लासिकल कंडीशनिंग, कॉग्निटिव लर्निंग एंड सोशल लर्निंग थ्योरी। डेफिनेशन की बात करें कि बिहेवियर थेरेपी क्या होता है। बेसिकली बिहेवियर थेरेपी जो है हमारा, वो लर्निंग के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। बिहेवियर थेरेपी के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि जो व्यवहार हमारे अनुकूलित हैं, अनुकूलित कहने का मतलब अनएडॉप्टेड बिहेवियर हैं, उन बिहेवियर को हम धीरे धीरे कमज़ोर करते चले जाते हैं, हटाते चले जाते हैं और उसकी जगह हम एडॉप्टिव बिहेवियर को सीखते चले जाते हैं। इसकी डेफिनेशन जो है वोल्फ ने दी थी कि व्यवहारात्मक चिकित्सा अब अनुकूलित व्यवहार को परिवर्तित करने के ख्याल से प्रयोगात्मक रूप से स्थापित अधिगम या सीखने के नियम का उपयोग है। यहाँ पर अब अनुकूलित आदतों को कमज़ोर किया जाता है, उनका त्याग किया जाता है और उसकी जगह अनुकूलित आदतों की शुरुआत की जाती है तथा उसे मजबूत किया जाता है। तो ये डेफिनेशन है व्यवहार चिकित्सा की। व्यवहारात्मक चिकित्सा, जैसा कि हमको मालूम है कि ये हमारी लर्निंग की थ्योरी यानी सीखने के सिद्धांतों पे आधारित है। आइए हम जानते हैं कि बिहेवियर थेरेपी के प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, यानी बिहेवियर थेरेपी किस प्रिंसिपल पे आधारित है। तो सबसे पहले जो बिहेवियर थेरेपी है वो हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पर आधारित है। क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसको हम क्लासिकल अनुबंधन हिंदी में कहते हैं, उसकी थ्योरी पे आधारित है, जो ये बताता है कि लर्निंग जो है एसोसिएशन यानी सहचार के माध्यम से होती है। ज़्यादातर हम फोबिया को देखते हैं कि उसका मेन कारण जो है गलत एसोसिएशन के कारण हम चीज़ों को से डरना सीख जाते हैं। तो ये बिहेवियर थेरेपी हमारे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पर बेस्ड है। दूसरा, ये हमारे ऑपरेंट कंडीशनिंग के नियमों पर आधारित है। ऑपरेंट कंडीशनिंग जो ये बताता है कि हमारी जो लर्निंग होती है वो रीइंफोर्समेंट के द्वारा होती है। तो बिहेवियर थेरेपी के जितने भी टेक्निक्स हैं,
इन नियमों का पालन करती है। क्लासिकल कंडीशनिंग के अलावा यह ऑपरेंट कंडीशनिंग के नियमों पर आधारित है। इसके अलावा ये हमारी सामाजिक सीखना सिद्धांत पर भी आधारित है, जिसको बेंडोरा ने दिया था। बहुत सी ऐसी टेक्निक है जो इसी थेरेपी पे आधारित है। बिहेवियर थेरेपी की बिहेवियर थेरेपी जो है कॉग्निटिव बिहेवियर अप्रोच पर भी आधारित है। अब हम जानते हैं कि व्हाट आर द मेजर टेक्निक्स ऑफ बिहेवियर थेरेपी। टेक्निक से पहले हम ये जान लें कि बिहेवियर थेरेपी का उपयोग हम किन किन डिसऑर्डर्स के लिए करते हैं या किस किस डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए करते हैं। तो बिहेवियर थेरेपी का उपयोग हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, डिप्रेशन यानी विषाद, सोशल फोबिया, बाइपोलर डिसऑर्डर यानी मूड डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया, ऑटिज्म, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, सब्सटेंस अब्यूज़ और ईटिंग डिसऑर्डर के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए बिहेवियर थेरेपी का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। अब हम जानते हैं कि बिहेवियर थेरेपी के मेजर टेक्निक्स कौन कौन से हैं। बिहेवियर थेरेपी के बहुत से टेक्निक्स हैं, 7 टेक्निक्स। इसको हम बेसिकली जो 7 टेक्निक्स होते हैं बिहेवियर थेरेपी के, उसमें सबसे पहला है सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन को हम हिंदी में क्रमबद्ध असंवेदीकरण कहते हैं। इस विधि का जो प्रतिपादन था वोल्फ द्वारा किया गया था। इस विधि के अंतर्गत हम क्या करते हैं, जो भी हमारा एक्सेसिव एंजाइटी है, जो भी एक्सेसिव फियर है, उसको धीरे धीरे कम करना सिखाया जाता है। इस विधि का प्रयोग हम तब करते हैं जब जो पेशेंट होता है उसको इन्वायरमेंट के लिए कैसा रिएक्शन करना है उसकी क्षमता प्रॉपर रूप से डेवलप नहीं कर पाता है, वो परिस्थिति से बहुत ज़्यादा चिंतित होकर अनुक्रिया करता है। तो उन पेशेंट को ट्रीट करने के लिए हम क्रमबद्ध असंवेदीकरण की प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। क्रमबद्ध असंवेदीकरण मूलतः चिंता कम करने की एक विधि है, जो इस नियम पर आधारित है कि एक समय में व्यक्ति चिंता और विश्राम दोनों की अवस्था में एक साथ नहीं हो सकता। तो इसमें क्या किया जाता है कि रोगी को पहले विश्राम करने का प्रशिक्षण दिया जाता है, और जब वह विश्राम की अवस्था में होता है तब उसे चिंता उत्पन्न करने वाले उद्दीपकों को असेंडिंग ऑर्डर में एहसास कराया जाता है। तो इस थेरेपी का जो मेन स्टेप्स है वो ये है कि सबसे पहले हम रोगी को, यानी जो क्लाइंट है, जो पेशेंट है, उसको हम रिलैक्सेशन ट्रेनिंग देते हैं, यानी आराम करने का प्रशिक्षण देते हैं। इस अवस्था में रोगी को आराम करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। ये थेरेपी जब शुरू होती है तो स्टार्टिंग के 5 to 6 सेशन जो है उसमें हम रोगी को उनकी मांसपेशियों को संकुचित करने और उसे ढीला करने का प्रशिक्षण देते हैं। इस तरह का प्रशिक्षण टोटल 5 से 6 सत्र में दिया जाता है। इस तरह के प्रशिक्षण में हम कभी कभी हिप्नोसिस और मेडिटेशन विधियों का भी उपयोग करते हैं। ज़रूरत पड़े तो हम कभी कभी मेडिसिन का भी यूज़ करते हैं। दूसरे स्टेप में हम उनको, यानी रोगी को, एक सूची तैयार करने के लिए कहते हैं। ये सूची में उन चीज़ों को लिखना होता है जिससे रोगी को चिंता उत्पन्न होती है। जिन जिन चीज़ों से चिंता उत्पन्न होती है उनकी एक सूची बनाने के लिए कहा जाता है। इस सूची की विशेषता यह होती है कि ऐसे उद्दीपकों को एक असेंडिंग ऑर्डर में सुव्यवस्थित करने के लिए कहा जाता है। इसके पश्चात जो है असंवेगीकरण की कार्यविधि आरंभ होती है, यानी डिसेंसिटाइजेशन ऑफ स्टिमुलस स्टार्ट होता है। इसमें इंडिविजुअल यानी कि क्लाइंट को हम आँख बंद करके एक कुर्सी पे आराम से बैठा देते हैं। उसके बाद से चिकित्सक यानी जो थेरेपिस्ट होता है एक तटस्थ परिस्थिति का वर्णन करता है, यानी कि एक न्यूट्रल कंडीशन का वर्णन करता है। रोगी इस तटस्थ उद्दीपकों के बाद से शांत रहता है। शांत होने के बाद से रोगी को जो भी चिंता उत्पन्न करने वाले उद्दीपक की जो सूची उनको दी गई थी उसमें सबसे कम चिंता उत्पन्न करने वाले उद्दीपक के बारे में कल्पना करने के लिए कहा जाता है। उसके पश्चात धीरे धीरे ये जो चिंता के लेवल वाले जो भी चीज़ें हैं उनके सामने प्रकट की जाती हैं, और धीरे धीरे व्यक्ति को रिलैक्सेशन की ट्रेनिंग साथ साथ दी जाती है और उसकी कल्पना करने के लिए कहा जाता है। तो ये इसके स्टेप्स हैं, यानी ये बेसिक प्रोसीजर है।
इस सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन का उपयोग हम बहुत से बीमारी के लिए कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मान लीजिए कि ये कैसे होता है। एक व्यक्ति है जो कुत्ते से डरता है, तो उससे लिस्ट बनाने के लिए कहा गया कि आपको सबसे ज़्यादा क्या डर लगता है, आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में बताएं। तो वो बताता है कि हाँ, उसको फर से डर लगता है, उसके पाँव, उसके माउथ से डर लगता है। तो इस तरह से रोगी ने एक तरीके से एक हायरार्की बना दी कि मुझे कैसे डर लगता है। इस हायरार्की बनाने के बाद से हम रोगी को बोलते हैं कि आप अब धीरे धीरे इन सब चीज़ों के बारे में कल्पना करें। तो इस प्रोसीजर के द्वारा देखा गया कि बहुत से रोगों के इलाज में सुविधा मिली। तो ये सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन या क्रमबद्ध असंवेगीकरण का जो टेक्निक है, उसका उपयोग हम एंजाइटी डिसऑर्डर में, फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर में, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में और कुछ सेक्सुअल डिसऑर्डर के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए इसका हम उपयोग करते हैं। अब जो नेक्स्ट थेरेपी है वो है एवर्जन थेरेपी। एवर्जन थेरेपी को हम हिंदी में विरुचि चिकित्सा भी कहते हैं। विरुचि चिकित्सा जो है व्यवहार चिकित्सा की ऐसी प्रवृत्ति है जिसमें अनवांटेड बिहेवियर ना करने के लिए हम कुछ पेनफुल या अनप्लेजेंट स्टिमुलस को देते हैं। इस तरह की प्रवृत्ति में चिंता उत्पन्न करने वाली परिस्थिति या उद्दीपक के प्रति रोगी में एक तरह से एवर्जन यानी कि विरुचि पैदा कर दी जाती है, जिससे उससे उत्पन्न होने वाला अवांछित या कुसमायोजित व्यवहार अपने आप से धीरे धीरे बंद हो जाता है। इस अवांछित उद्दीपक में हम उसको बिजली का इलेक्ट्रिकल शॉक दे सकते हैं, कुछ ऐसी दवाइयाँ दे सकते हैं जिससे उसे नौजिया की फीलिंग आए। तो इस तरह की चीज़ें देते हैं, यानी कि उसके अनवांटेड बिहेवियर को रोकने के लिए अगर वो अनवांटेड बिहेवियर जब करता है तो उसको हम कुछ नेगेटिव चीज़ें देते हैं ताकि वो उन बिहेवियर को छोड़ दे। इस प्रविधि का उपयोग हम होमोसेक्सुअलिटी को ठीक करने के लिए, सेक्सुअली डिविएंट चिल्ड्रन को ठीक करने के लिए, एडिक्शन वाले जो पेशेंट होते हैं जिनको स्मोकिंग और अल्कोहल की बुरी लत होती है, उनको दूर करने के लिए या बुरी आदतों को छोड़ने के लिए इस थेरेपी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट थेरेपी है हमारी इम्प्लोसिव एंड फ्लडिंग। इम्प्लोसिव टेक्निक और फ्लडिंग टेक्निक दोनों ही सीखने के विलोपन के नियम के आधार पर आधारित हैं। इन दोनों तरह की चिकित्सा प्रवृत्ति की जो मेन एजम्पशन होता है कि व्यक्ति किसी उद्दीपक या परिस्थिति से इसलिए डरते हैं या इसलिए उनको एंजाइटी होती है क्योंकि वो सीख नहीं पाते हैं कि ऐसे उद्दीपक या परिस्थिति वास्तव में खतरनाक नहीं होती है। जब उन्हें ऐसी परिस्थिति या उद्दीपकों के बीच कुछ समय के लिए रखा जाएगा तो वो वास्तव में धीरे धीरे स्वयं सीख जाएंगे कि उससे डरने की या चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। तो इम्प्लोसिव थेरेपी के अंतर्गत, जिसको हम इन विट्रो सेंसिटाइजेशन कहते हैं, इसके अंतर्गत रोगी को चिंता उत्पन्न करने वाली चीज़ों के बारे में कल्पना करने के लिए कहा जाता है, जैसे कि सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन में कहा जाता है। परंतु इम्प्लोसिव थेरेपी और सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन थेरेपी में एक मेजर डिफरेंस ये है कि उसमें हम असेंडिंग यानी सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन में असेंडिंग ऑर्डर में हम चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं, लेकिन इम्प्लोसिव थेरेपी में हम डिसेंडिंग ऑर्डर में चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं। दैट मीन्स कि जो सबसे ज़्यादा चिंता उत्पन्न करने वाले उद्दीपक या परिस्थिति है उसके बारे में हम रोगी को सबसे पहले कल्पना करने के लिए कहते हैं। दूसरी टेक्निक जो इससे मिलते जुलते है वो फ्लडिंग है। इस टेक्निक में बेसिक अंतर ये है कि इसमें हम रोगी को किसी परिस्थिति के बारे में कल्पना करने के लिए नहीं कहते हैं, अपितु उसको रियल सिचुएशन में यानी वास्तविक परिस्थिति में उसका सामना कराते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ऊंचाई से बहुत डरता है, तो उसे हम उस ऊंची जगह ले जाते हैं और वहाँ से फिर नीचे देखने के लिए कहते हैं। तो स्टार्टिंग में ये करना मुश्किल होता है, लेकिन जब धीरे धीरे व्यक्ति उस उद्दीपक के बीच पे रहने लगता है, उस परिस्थिति में रहने लगता है, तो वो सीख जाता है कि वास्तव में इससे डरने की कोई भी बात नहीं है। अब नेक्स्ट थेरेपी है वो है असर्टिवनेस थेरेपी। असर्टिवनेस थेरेपी जो है ये चिकित्सा विधि उन व्यक्तियों के उपचार के लिए दी जाती है जिसे अनुबंधित चिंता अनुक्रियाओं के कारण दूसरे व्यक्तियों के साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कायम करने में
असमर्थता महसूस होती है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दूसरे व्यक्ति के साथ उत्तम अंतर्व्यक्ति संबंध स्थापित नहीं कर पाते, जिसके कारण उसमें हीनता की भावना, उसमें तुच्छता की भावना और चिंता का भाव होता है। ऐसे लोग अनावश्यक रूप से मानसिक तनाव से ग्रस्त रहते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं चिंतित रहते हैं, क्रोधित रहते हैं, उत्साहहीन रहते हैं। ऐसे लोगों का जो आत्मसम्मान होता है वो भी काफ़ी कम होता है। तो इस चिकित्सा में ऐसे लोगों को दूसरे पर प्रभाव डालने की ट्रेनिंग देकर उनके सेल्फ स्टीम के लेवल को ऊंचा उठाया जाता है और ऐसे लोगों में असर्टिवनेस के गुण को मजबूत किया जाता है। तो ये एक असर्टिवनेस ट्रेनिंग है जिसका दो मेजर जो है एम होता है। पहला मेजर एम होता है कि उनमें सामाजिक कौशल को डेवलप करना और दूसरा जितने कॉग्निटिव ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं चीज़ों को समझने में उनको दूर करना। तो इस तरह की चीज़ों का उपयोग हम उन पर्सन के लिए करते हैं जो बहुत ज़्यादा लजालू या संकोचशील व्यक्ति होते हैं, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं, तो उनके लिए इस तरह की थेरेपी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट टेक्निक है वो है कंटीजेंसी मैनेजमेंट। कंटीजेंसी मैनेजमेंट एक ऐसा पद है जिसके अंतर्गत उन सभी चिकित्सीय प्रवृत्तियों को रखा जाता है जो कि ऑपरेंट कंडीशनिंग के नियमों पर आधारित है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बिहेवियर थेरेपी हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग दोनों ही नियमों पर आधारित है। तो कंटीजेंसी मैनेजमेंट के अंतर्गत उन सारी चीज़ों को रखते हैं, उन सारे नियमों सिद्धांतों को रखते हैं, उन सारे टेक्निक्स को रखते हैं जो कि ऑपरेंट कंडीशनिंग के नियमों पर आधारित है, जिसमें व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन उसके कंसिक्वेंसेस को नियंत्रित करके किया जाता है। यानी उनको रीइंफोर्समेंट और रिवॉर्ड जैसे विधियों के द्वारा उनके व्यवहार को हम मजबूत करते हैं। इसके तहत बहुत सी प्रवृत्तियाँ आती हैं जैसे शेपिंग है, टाइम आउट है, कंटीजेंसी कॉन्ट्रैक्टिंग है, रिस्पॉन्स कॉस्ट है, प्री-मेक प्रिंसिपल है, टोकन इकोनॉमिक्स है। आइए इन चीज़ों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जान लें कि ये क्या होता है। शेपिंग, इस पर्टिकुलर थेरेपी को हम सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन भी कहते हैं। इस पर्टिकुलर टेक्निक्स में हम सबसे पहले एक डिज़ायर बिहेवियर को रिवॉर्ड देते हैं, जो भी बिहेवियर हम उन्हें सिखाना चाहते हैं उससे नज़दीकी जो भी व्यवहार वो करता है उन सब व्यवहार को हम रिवॉर्ड देते हैं और इस तरह धीरे धीरे उसे हम शेप में लाते हैं और वांछित व्यवहार को सिखा लेते हैं। इस टेक्निक का उपयोग हम उन बच्चों के लिए करते हैं जिनको टॉयलेट हैबिट्स बहुत अच्छी नहीं होती हैं, जो ठीक से बोल नहीं पाते, उस चीज़ों में हम शेपिंग जैसे टेक्निक का यूज़ करते हैं। दूसरा है टाइम आउट। टाइम आउट में क्या होता है कि इसमें अवांछित जो व्यवहार है की फ्रिक्वेंसी को कम करने के लिए व्यक्ति को उस परिस्थिति से दूर हटाकर उसके व्यवहार को करने के लिए, उस व्यवहार को रोकने के लिए हम ऐसा कार्य करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है जो कि क्लास में बहुत ज़्यादा इनडिसिप्लिन करता है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसके इनडिसिप्लिन को कम करने के लिए उस पर्टिकुलर सेक्शन से उस बच्चों को हटा के दूसरे सेक्शन में डाल देंगे, तो उससे व्यवहार में काफ़ी कमी हो जाती है। थर्ड है हमारा कंटीजेंसी कॉन्ट्रैक्टिंग। कंटीजेंसी कॉन्ट्रैक्टिंग में इस पर्टिकुलर टेक्निक में रोगी और चिकित्सक के बीच एक तरह से फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है। इस फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि हमें अनवांटेड बिहेवियर को कम करना है। तो अनवांटेड बिहेवियर जब भी कोई करेगा तो उसके लिए चिकित्सक और रोगी दोनों लोग बैठ के एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं जिसमें सारे पर्पस जितने एम्स होते हैं वो लिखे हुए होते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिस्पॉन्स कॉस्ट। रिस्पॉन्स कॉस्ट का मतलब जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसमें जब भी व्यक्ति कोई अनवांटेड बिहेवियर करता है तो उसको जो बिहेवियर करने पे जो पुरस्कार मिलने वाला होता है उससे हाथ धोना पड़ता है या उसको कुछ ना कुछ दंड देना पड़ता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि ट्रैफिक के जितने रूल्स होते हैं वो भी इसी पे आधारित होते हैं, ठीक है। ये उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। मान लीजिए कि कोई बच्चा बहुत ज़्यादा शरारत करता है तो हम उसको टीवी या मोबाइल ना दे देखने के लिए, तो ये रिस्पॉन्स कॉस्ट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है प्रीमेक प्रिंसिपल। प्रीमेक प्रिंसिपल में हम क्या करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को या किसी भी वांछित व्यवहार को बढ़ाने के लिए उसको हम कुछ अट्रैक्टिव गिफ्ट या अट्रैक्टिव रिवॉर्ड देते हैं। जैसे हम बच्चों को ये कहते हैं कि अगर तुम ये पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद से आपको
बहुत सी चीज़ें, बहुत सा प्राइस दिया जाएगा। इसी को हम प्रीमेक प्रिंसिपल कहते हैं। नेक्स्ट है आपका टोकन इकोनॉमिक। टोकन इकोनॉमी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कुसमायोजित व्यवहार को दूर करने के लिए रोगी को उपयुक्त व्यवहार करने पर कुछ टोकन के रूप में दिया जाता है, जिससे व्यक्ति को एक रीइंफोर्समेंट की फीलिंग होती है और वो जितने अवांछित व्यवहार है उसको कम करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट टेक्निक है मॉडलिंग। मॉडलिंग टेक्निक जो है हमारे ऑब्जर्वेशन लर्निंग पर आधारित है, यानी सामाजिक सीखना सिद्धांत पर आधारित है। इस टेक्निक में दूसरे व्यक्ति जैसे माता पिता या चिकित्सक यानी थेरेपिस्ट रोगी को एक खास व्यवहार करके देखता है, रोगी उसे खास तरह के व्यवहार करके देखता है और साथ ही साथ उस व्यवहार से मिलने वाले परिणामों को भी वो देखता है और इस परीक्षण के आधार पर खुद भी वो वैसा व्यवहार करने लगता है। उदाहरण के लिए अगर किसी भी बच्चे को हमें कोई चीज़ सिखाना होता है तो हम उसको ये बताते हैं या उससे ये बोलते हैं, देखो वो बच्चा क्लास में अच्छा नंबर लाया तो उसको साइकिल मिल गई, तो वो क्या करता है, उस व्यवहार को देखने की कोशिश करता है, उसको कॉपी करने की कोशिश करता है और धीरे धीरे सही व्यवहार करना सीख जाता है। ये मॉडलिंग का एग्जाम्पल है। तो मॉडलिंग टेक्निक का भी प्रयोग बहुत सी समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट मेथड जो है इस बिहेवियर थेरेपी का है वो है बायोफीडबैक मेथड। बायोफीडबैक मेथड एक ऐसी व्यवहारात्मक चिकित्सा है जो कि कंटीजेंसी मैनेजमेंट का ही एक यूनिक वर्जन है। जब व्यक्ति अपने आंतरिक और ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स का नियंत्रण बिहेवियरल मेथड से करता है तो इसे बायोफीडबैक कहा जाता है। इस टेक्निक में विशेष इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के सहारे रोगी को अपने शारीरिक क्रियाओं के बारे में सूचना प्रदान की जाती है। ऐसे शारीरिक क्रियाओं में मूलतः अनैच्छिक क्रियाएं जैसे हृदय की गति, रक्तचाप, त्वचा का तापमान, ब्रेन वेव्स तथा अन्य संबंधित कार्य जिसका संचालन मूलतः ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम से प्रधान होता है। इस अनैच्छिक क्रियाओं में परिवर्तन लाने का प्रशिक्षण देकर रोगी को कुसमायोजित व्यवहार को दूर कर उसकी जगह समायोजित व्यवहार को करना सिखलाया जाता है। बायोफीडबैक मेथड द्वारा उपचार करने के स्टेप्स हैं कि सबसे पहले रोगी को उस फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जिसमें परिवर्तन करना है को मॉनिटर विशेष इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट द्वारा किया जाता है। उपकरण द्वारा सूचनाओं को स्वर्ण या दृश्य संकेतों के रूप में परिवर्तित करके रोगी के सामने रखा जाता है। रोगी उस संकेत में परिवर्तन करके अपने शारीरिक क्रियाओं में परिवर्तन स्वयं कर लेता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति को सिर दर्द हो रहा है तो उसके सर पर हम इलेक्ट्रोड लगा दिया जाता है जो सिर के जितने भी छोटे छोटे मस्कुलर एक्टिविटीज़ हैं उसको ग्रहण करके उसको एक विशेष वॉइस में चेंज कर देता है। अब इन मसल्स एक्टिविटी में जो चेंजेस होते हैं वो चेंजेस को वो आवाज़ में चेंज कर देता है। रोगी का कार्य उस आवाज़ में कमी करना होता है या उसे समाप्त करना होता है, जिससे वो पता चलता है कि उसका पेशी तनाव जो है समाप्त हो गया और अर्थात सिर दर्द कम हो गया या समाप्त हो गया। ऐसा बार बार करने से वो रोगी स्वयं ही अपना सिर दर्द कम करने के लिए सफल हो जाता है। तो ये 7 मेथड है बिहेवियर थेरेपी के। अब बिहेवियर थेरेपी के एडवांटेज क्या क्या है। बिहेवियर थेरेपी बेसिकली जो है एक संक्षिप्त यानी कि बहुत ही शॉर्टकट और बहुत ही यथार्थ विधि है। ठीक है, ये एविडेंस बेस्ड थेरेपी है हमारी और बहुत सी स्टडी में ये प्रूफ हो चुका है कि ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव विधि है। ठीक है, इसके व्यवहार चिकित्सा बेसिकली जो होती है लर्निंग के प्रिंसिपल पे आधारित है। तो इसमें चिकित्सक की योग्यता और दक्षता का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि रोगी स्वयं धीरे धीरे सीख लेता है कि उसे कैसा व्यवहार करना है। ठीक है, तो ये कुछ बिहेवियर थेरेपी के एडवांटेजेस हैं। इसके साथ ही बिहेवियर थेरेपी की कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। इसका डिसएडवांटेज में पहला है कि इसका प्रयोग जो है हम कुछ सीरियसली डिप्रेस पेशेंट या सीरियसली सिजोफ्रेनिक पेशेंट के लिए इसका उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है, कुछ रिपोर्ट्स ये भी प्रोवाइड करते हैं कि ये एक सुपरफिशियल थेरेपी है। कभी कभी इस थेरेपी में केवल लक्षणों में कमी आती है परंतु उसके कॉजेस का पता नहीं चलता है।
परंतु फिर भी बिहेवियर थेरेपी का प्रयोग आजकल बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। अब इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके मन में हो तो आप उससे पूछ सकते हैं। थैंक यू।